Hello students, Namaste. How are you students? You are most welcome to class 10th Science English Medium. Students, our chapter 8 carbon and its compound is going on. In this chapter today we are going to study about classification of hydrocarbons. Then students, first of all we know that what is the hydrocarbons. Hydrocarbon compound, how they form. स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा मैंने इसको आपके लिए एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर ठीक ढंग से आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखो, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, तो स्टूडेंट्स दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbon compounds. कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, ठीक है ना। कार्बन एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब के सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में कार्बन की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। और ये भी आपको बताया गया था कि कार्बन एटम बहुत लेस अमाउंट में नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है, बट मच अमाउंट में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। ये सब आपको बताया था। और उसके लिए कार्बन के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैसे टेट्रावेलेंट होना कार्बन एटम का, स्मॉल साइज होना, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज़ होना, ये कुछ इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिनके कारण ये मच अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन वर्ड का यूज़ किया गया है। हाइड्रोकार्बन वर्ड का जब यूज़ किया गया तो यहाँ पर ये हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर केवल कार्बन की और हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स, मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन है। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मोस्टली, ऑलमोस्ट, ठीक है ना, अधिकांशतः 90%। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर ही ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है? ऐसी क्या दोनों के अंदर कुछ रिलेशनशिप है जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं? तो स्टूडेंट्स देखो, इनके अंदर कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों के अंदर कि ये इजी वे में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी एक्सप्लेन की थी। आज एक बार से फिर से मैं उनको आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, कार्बन एटम मोस्टली किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके हाइड्रोकार्बन एटम्स का फॉर्मेशन करता है, और उसका मेन रीजन मानते हैं हम कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, कार्बन की और हाइड्रोजन की, वो सेम होती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, ठीक है ना। कोई पॉइंट्स में थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन उसको क्या मान लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है इसको आप अच्छी तरह से जानते हो, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रीवियस जो चैप्टर था, चैप्टर 7, उसमें इस प्रॉपर्टी को ठीक से आपको एक्सप्लेन किया गया था। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी दो डिफरेंट एटम हैं और उन दो डिफरेंट एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को उन दोनों एटम में से किसी भी एटम के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स,
और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड को आप लोग क्या बोलोगे? कोवैलेंट बॉन्ड। डिफरेंट एटम है, दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इन दोनों एटम में से किसी भी एटम के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये वाला एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और अगर ये वाला एटम ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करता है पेयर को, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये कार्बन एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता तो ये शिफ्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। इस तरह से शिफ्ट हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसकी तरफ से ये बैकएंड प्लेस हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये इनको लेकर ये भागा नहीं है कहीं, ये अब भी इन दोनों के बिटवीन प्रेजेंट है। अब भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एटम्स के बिटवीन प्रेजेंट हैं। बट यहाँ पर क्या है कि इस कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं कार्बन एटम की तरफ। समझ आ रही बात? तो यहां पर इन दोनों एटम्स में से हम कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ ये, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मैं सेम बता रहा हूं, दोनों की सेम ही होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। समझ आ गई बच्चों? अब अगर हम हाइड्रोकार्बन के अंदर बात की जाए, हाइड्रोकार्बन जो एटम्स हैं उनके बीच में बात करें, तो हाइड्रोकार्बन एटम्स में क्या है स्टूडेंट्स, क्या लिख रहा हूं मैं, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की और हाइड्रोजन की, वो कैसी होती है? सेम होती है। तो इन दोनों के बिटवीन जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों ही एटम सेम अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ये भी इतनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहा है इस पेयर को, और ये भी इतनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये कोवैलेंट बॉन्ड स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मजबूती से बंध गया हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है ना, और मजबूती से बंध गया तो इसका जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा? स्टेबल कंपाउंड होगा, लंबे समय तक नेचर के अंदर टिकेगा। टिकेगा कि नहीं टिकेगा? जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो जैसे ये जो चौक है, जब इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स ऐड हैं और उन पार्टिकल्स के बिटवीन जो बॉन्डिंग ब्रेक ही नहीं होगी, तो मैं इसे तोड़ सकता हूं क्या? नहीं तोड़ सकता। अगर इसके अंदर बॉन्डिंग वीक है तो मैं इसको तोड़ सकता हूं। अगर इसकी जगह पर एक लोहे का सरिया होता तो क्या उसको मैं ब्रेक कर देता? इतने बड़े को नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स की बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो लॉन्ग टर्म तक नेचर के अंदर टिकेगा, ये लेस टाइम तक नेचर के अंदर टिकेगा। तो इसलिए जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो लॉन्ग टर्म तक नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है वो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होता है, और उसका रीजन होता है कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है। और यही कारण होता है कि कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर मोस्टली जो कंपाउंड्स फॉर्म करता है वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी सेम होने का रीजन मेन है बच्चों यहाँ पर। तो मैंने इसके लिए देखो आपको मीथेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आपको बताया था कि किस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कंप्लीट होते हैं। तो देखो उस चीज़ को मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी जो एटम है उस एटम को अपनी स्टेबिलिटी ऑब्टेन करनी है। अगर उसको अपनी स्टेबिलिटी ऑब्टेन करनी है तो स्टूडेंट्स एटम को, और एलिमेंट कह सकते हो या एटम कह दो, कुछ भी कह दो, उस एलिमेंट को अपनी जो आउटर मोस्ट सेल है
उस आउटर मोस्ट सेल का स्टूडेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट मीन्स होता है आउटर मोस्ट सेल के अंदर उसको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ही वो एलिमेंट क्या हो पाएगा? स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर पाएगा। क्लियर है ना बात? अब या तो ऑक्टेट कंप्लीट करे, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो उसके आउटर सेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या तो इस काम को करे, या फिर वो अपनी आउटर मोस्ट सेल में ड्यूप्लेट कंप्लीट करे। क्या कंप्लीट करे? ड्यूप्लेट कंप्लीट करे। बच्चों ड्यूप्लेट का जो मीन्स होता है वो होता है कि आउटर मोस्ट सेल में उसके मैक्सिमम या मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। अब देखो, आपको पता है सेल ये हैं, ठीक है, पहली सेल के, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? के सेल में ही तो आते हैं। 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करने का यही तो फॉर्मूला होता है। बोर और बरी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको फिल करना है तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, 2n² को। और ये जो सेल हैं इसमें से के सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इसके अंदर 18 आते हैं, इसके अंदर 32 आते हैं। इस तरह का सिस्टम आता है इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो। लेकिन आउटर मोस्ट सेल में क्या माना गया है? ऑक्टेट को कंप्लीट माना गया, तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये भी रूल इन लोगों ने दिया था। तो अगर ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा हूँ मैं तो इट मीन्स कौन सा सेल फिल कर रहा हूँ? के सेल। अगर ड्यूप्लेट कोई कंप्लीट कर रहा है कोई एलिमेंट तो कौन सा सेल फिल होगा? के सेल। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो सेल कौन सा कंप्लीट हो रहा है? इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना? क्लियर? ये बात क्लियर हो गई सबके? तो देखो, अब ये एलिमेंट जो हैं किस तरह से अपने ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। चलो मैं यहाँ पर इसको बना ही देता हूँ। मेथेन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? CH4। और इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो कार्बन एटम की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है, और ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है और स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर लेता है। अब इसने स्टेबिलिटी को किस तरह से ऑब्टेन किया है, ये कंडीशंस क्या ये दोनों एटम इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा फिर। देखो तो देखो बच्चों, ये कार्बन एटम हो गया। कार्बन एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना? इसने बॉन्डिंग किसके साथ की है? एक हाइड्रोजन के साथ की है ना, एक हाइड्रोजन के साथ। अब देखो, आपको कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है? 2-4। तो आपको इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड हैं क्या ना? तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है ना? और हाइड्रोजन की बात करो तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं सकता क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिल नहीं सकते कहीं से भी। तो ये क्या कंप्लीट करेगा अपना? ड्यूप्लेट। और अगर ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है अपना तो इसको रिक्वायरमेंट है 1 और इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ड्यूप्लेट में कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होती है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं दोनों को फिल कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। तो कार्बन एटम का मैं एक यहाँ पर सर्किल लगा रहा हूँ, इस सर्किल के अंदर आप काउंट करिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, देखो हाइड्रोजन का इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझे हो गए ना।
हाइड्रोजन अपना देता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और कार्बन अपना इसको देता है तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। यानी कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तभी तो एक दूसरे के साथ रहकर स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करेंगे, तभी तो करेंगे ना। तो देखो इस तरह से चारों के चारों हाइड्रोजन जो एटम हैं ये अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब ये जो बॉन्डिंग हुई है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये सब की सब बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट्स ये स्टेबल बॉन्ड होते हैं। और उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो दोनों की कैसी होती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई सा भी एलिमेंट खींचकर अपनी तरफ नहीं लाएगा, ये बीच में स्टेबिलिटी के साथ डटा रहेगा और ये बॉन्ड स्ट्रांग बन जाएगा। और इस तरह से ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको बच्चों बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कंपाउंड का जब फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई है वो कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है ना, समझ आ गई ना बात कि किस तरह से ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हुए हैं। ओके, तो अब क्लासिफिकेशन कर दें हाइड्रोकार्बन्स का। चलो क्लासिफिकेशन कर देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन मैं डेफिनेशन दे रहा हूं पहले, ठीक है ना। कंपाउंड्स, दोज compounds which are formed by carbon and hydrogen atoms are known as हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्यों कहलाते हैं ये आपको मैंने बता दिया। और एक चीज़ और आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जनरली कोई भी जो एटम होता है नेचर के अंदर वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। जनरली नेचर के अंदर कोई भी एटम कैसी स्टेट में नहीं रहता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। और जब वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता तो वो अदर का एटम के साथ कंबाइन होगा, दूसरे अदर जो एटम है उसके साथ कंबाइन होगा, और अदर एटम के साथ कंबाइन होकर वो किसका फॉर्मेशन करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो कार्बन एटम होता है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, अदर कार्बन एटम, इन सब के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। और अपनी स्टेबिलिटी के लिए, कार्बन खुद अपनी स्टेबिलिटी के लिए करता है ऐसा, नहीं तो कार्बन फ्री स्टेट में थोड़ी मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो अपने स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। तो कार्बन एटम also combine with other atoms, लिख देता हूं मैं एक लाइन, कार्बन एटम also combine with other atoms, combine with other atoms like कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एटसेट्रा, और भी कुछ एटम्स हैं। टू अटेन स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए उसे दूसरे एटम्स के साथ क्या बनाना पड़ेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा। कंबाइन विद अदर एटम्स लाइक टू अटेन स्टेबिलिटी एंड फॉर्म ऑर्गेनिक
कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है वो, ठीक है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन करता हूं मैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को स्टूडेंट्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप लोग क्या करोगे, हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इनको बोलेंगे आप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और ये हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। एक बात और आपको बता देता हूं मैं, हाइड्रोकार्बन को अगर मैं HC से डिनोट कर दूं तो आप लोग समझ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन को मैं देखो यहाँ लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में HC, क्योंकि लंबा नाम पड़ता है थोड़ा सा ये। तो अब मैं हाइड्रोकार्बन को HC से डिनोट करूंगा। क्लियर भाई, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो ओपन चेन वाले होते, जो ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन है, इनको बोल सकते हैं हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा नाम है इनका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इनको बोल सकते हो आप लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इनको क्या बोल सकते हो आप, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब देखो ओपन चेन वाले जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इनको एक नाम और दे सकते हो आप लोग, एलिफेटिक। मैं लिख ही देता हूं उसको, इनको एलिफेटिक और बोल सकते हो बच्चों आप। देखो तीन नाम हो गए, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इनके तो तीन नाम है और इनके दो नाम है, क्लोज्ड और साइक्लिक, ठीक है ना। अब देखो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स, इनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनको फिर से कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, दो पार्ट में। पहला पार्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक भाई, ठीक है ना। डेफिनेशन बाद में दे सकते हैं हम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एक पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो हैं स्टूडेंट्स एल्केन। सैचुरेटेड को एक ही पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और वो कौन से होते हैं, एल्केन, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड को फिर से आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इसके जो दो पार्ट बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन दो पार्ट में डिवाइड कर दिए अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन मैं आगे दूंगा भैया। लाइन टेढ़ी बन गई या सीधी कर लियो, हाँ इस तरह से, ठीक है। तो देखो ओपन चेन का काम तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब चलो क्लोज्ड चेन की तरफ। क्लोज्ड चेन के जो हाइड्रोकार्बन हैं उनको एलिसाइक्लिक बोलेंगे, इसको एसाइक्लिक बोलेंगे बच्चों। एली कैसे बोल सकते हैं, ओपन चेन है ना, तो एसाइक्लिक बोल सकते हैं इनको। तो देखो इनको अब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये दो पार्ट में होते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक, ठीक है ना। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना।
तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इनको। अब देखो ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कैसे होते हैं। These hydrocarbon compounds burns without smoke flame। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? दोज कंपाउंड विच बर्न्स विदाउट स्मोकी फ्लेम। स्मोकी फ्लेम, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको मैं। साइक्लोहेक्सेन, इसका एग्जाम्पल क्या नोट कर दिया बच्चों? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। और एरोमेटिक कंपाउंड को क्या कौन से हो सकते हैं? दोस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच बर्न्स with smoky flame, which burns with smoky flame, जो धुआं के साथ जलते हैं, यानी कि जिनको जलाने पर धुआं निकलती है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल नोट कर देता हूं आपको मैं। बेंजीन, ठीक है भाई। यहां भी मैं चलो एग्जाम्पल नोट कर देता हूं आपको। मेथेन, एथेन, दो लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर एग्जाम्पल लिख देता हूं स्टूडेंट्स। C2H4 एथीन और C3H6 प्रोपीन। और इसके एग्जाम्पल नोट कर देता हूँ आपको। अभी समझ जाओगे आप लोग कि इनके नाम में कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट C3H4 और एक और लिखता हूँ C4H6। इसको बोलते हैं प्रोपाइन, इसको बोलते हैं ब्यूटाइन, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हो गया जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ने हैं, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब देखो थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका एक दूसरा नाम है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और इन्हीं का एक तीसरा नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। क्लोज्ड चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनका दूसरा नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं, ओपन चेन का मतलब सीधी, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन का मतलब होता है देखो फर्स्ट कार्बन, समझ लेना, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हैं तो क्लोज चेन बनेगी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ नॉट कंबाइन तो भाई साहब ओपन चेन बनेगी। ओपन चेन कैसे बनेगी? देखो फर्स्ट कार्बन ये, लास्ट कार्बन ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो ये ओपन चेन है गई, ठीक है। अब देखो ये 5 है ना, अब ये 5 कार्बन हो गए, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन सब जुड़ गए आपस में,
तो ये बन गई क्या, एक रिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो इसको क्या बोलोगे आप, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लेना बेटा, ओपन चेन कैसी होती है, क्लोज चेन कैसी होती है, ये चाहते क्लियर रह जाए। ठीक है ना बच्चों, तो ये ओपन चेन क्लोज चेन क्लियर हो गई। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रो, इनको ओपन चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज क्या होता है इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, और इसके लिए एग्जांपल लिख दिया आपको मेथेन और एथेन। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एल्कीन और एल्काइन, और इनके एग्जांपल लिख दिए आपको एथीन और प्रोपीन, और इसका लिख दिया हमने एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। क्लोज्ड चेन वालों को दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जब आप इनको जलाओगे तो ये स्मोकी फ्लेम छोड़ेंगे। स्मोकी फ्लेम का मतलब धुआं भी निकलेगा जलाने पर और ये फ्लेम भी देंगे। जैसे आप चूल्हे में लकड़ी को जलाते हो तो वहाँ से धुआं भी निकलता है और फ्लेम भी निकलती है। तो लकड़ी, ऊपरा, ये सब कैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गए, एलिसाइक्लिक फ्यूल्स हो गए ना। ये जो फ्यूल्स हैं ये सब कैसे हैं, एलिसाइक्लिक फ्यूल्स। ठीक है ना, जैसे साइक्लोहेक्सेन। और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हैं, जो बिना फ्लेम के, बिना स्मोक के। एरोमेटिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बिना स्मोक के, गलत बता रहा हूँ, ये बिना स्मोक वाले हैं। इनको जब जलाओगे तो विदाउट लिखा हुआ है ना, तो विदाउट स्मोकी फ्लेम, यानी कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को आप जब जलाओगे तो बच्चों धुआं नहीं निकलेगी, स्वच्छ ज्वाला आपके लिए ऑब्टेन होगी। जैसे साइक्लोहेक्सेन, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि गैस, एलपीजी गैस जलाते हो ना किचन के अंदर, तो उसमें से कोई धुआं नहीं निकलती है, सिर्फ फ्लेम आती है, विदाउट स्मोकी फ्लेम, यानी कि फ्लेम के साथ कोई धुआं नहीं आती है। और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसकी जो फ्लेम होती है वो स्मोकी फ्लेम होती है। जैसे लकड़ी ऊपरा वगैरह को जलाते हो तो उसमें से स्मोक के साथ, यानी कि धुआं के साथ साथ फ्लेम भी निकलती है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनको अलग अलग सबको डिफाइन करके और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।